दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है एक माँ का सृजन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। संध्या मेरी खास सहेली अपने माता पिता के विवाह के 11 वर्षों के बाद जन्मी थी। वह एक जाने माने खानदान की बड़ी बेटी थी। उसके माता पिता द्वारा कई धर्मस्थलों में मत्था टेकने के बाद उसका जन्म हुआ था, इसलिए उसके पिता का उस पर विशेष प्रेम था। उसके जन्म के उपरांत तो और भी भाई बहन आए, पर शायद सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में ही उसके विवाह का नंबर जल्दी आ गया और अच्छा घर वर मिला तो 12वीं में ही उसके पिता ने उसका चटमंगनी पट ब्याह करा दिया। संध्या से मेरी आखिरी मुलाकात मुझे अच्छी तरह याद है। लाल बनारसी साड़ी में सजी धजी एक चंचल हिरनी सी संध्या और उसका हाथ थामे बैठे हुए जीजाजी जैसे जरा सी असावधानी से पकड़ ढीली हो जाती तो वह फिर से हॉस्टल के 4 चक्कर लगाती, क्योंकि उसे भी पता था कि अब ये सुनहरे दिन लौट कर नहीं आने वाले। उस दिन हम 2 दर्जन सालियाँ जीजाजी से गाना सुनने की जिद कर बैठी। उन्होंने धवल दंत पंक्तियाँ दिखाती अपनी सहचरी की ओर एक बार देखा और गाना शुरू किया। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना। और मेरी सांवली सलोनी सहेली आंखें गोल कर बोली, और तुम। उनकी जोड़ी बहुत प्यारी थी, बिल्कुल बालिका वधू के नायक नायिका दिख रहे थे। फिर उसने हॉस्टल छोड़ दिया तो उससे मिलना भी ना हो सका। हाल फिलहाल उसकी फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट आई तो मैं देखते ही पहचान गई। कितना ओजमई चेहरा और आत्मविश्वास से भरी आंखें। प्यारी तो वह पहले भी बहुत थी, अब लावण्य के साथ गरिमा ने व्यक्तित्व में 4 चांद लगा दिए थे। नाम के साथ डॉक्टर लग गया था, डॉक्टर संध्या शर्मा। वाह, वजनदार। मैंने उसे मैसेज किया तो उससे जवाब आया, संडे को क्या कर रही हो? खाली हूँ, मैंने कहा। मिलने आ जाओ, सैटरडे शाम की टिकट्स बुक कराती हूँ। हमेशा से वह ऐसी ही थी, बहुत प्यार करने वाली और अपने अधिकार को न छोड़ने वाली। जैसे हक से मुझे बुला लिया। घर आलीशान था, पर उसका कमरा 20 साल पुराने स्टाइल में सजा सा दिखा। दीवार पर जीजाजी की तस्वीर थी और उस पर चंदन का हार लगा था। फोटो पर हार देखकर मैं स्तब्ध रह गई। वह हंसे जा रही थी, बोली, गले न लगोगी? मेरी चंचल सहेली एक दिव्य व्यक्तित्व में तब्दील हो गई थी। बस एक चीज़ जो न बदली थी वह थी उसकी गूंजती हुई हंसी। भागकर मैं उसके गले लग गई तो तुरंत ही उसने टोका, अब मैं संध्या नहीं बल्कि संध्या कुणाल शर्मा हूँ। तुम संध्या के साथ जीजू से भी गले मिल रही हो। जीजाजी का नाम अपने नाम के साथ जोड़ लिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वह तो मुझ में समा चुके हैं, कहकर उसने जोरदार ठहाका लगाया। मैं शर्माकर झट से अलग हो गई, पर नज़रें तस्वीर पर जा टिकी। ओह, कैसी हो तुम? कब हुआ ये सब? कैसे झेला तुमने इतना दुख? बहुत कुछ बताना है, पर पहले हॉस्टल वाली मैगी और कॉफ़ी हो जाए। मैंने हाँ में सर हिलाया। खुद को संयत करने की निरंतर कोशिश की जा रही थी। फिर उन्होंने वहीं से शुरू किया। कुणाल ने मुझे हमेशा बच्ची ही समझा जब तक कि मैं 20 की ना हो गई। कहते थे टीन रहो, अभी थोड़ी बड़ी हो जाओ फिर बताऊंगा। 2 साल तक हम दोनों एक ही छत के नीचे मित्रवत रहे। किशोरी पत्नी और युवा पति नज़रों में ही एक दूसरे से बंधे थे। कुणाल ने कॉलेज लेक्चररशिप ज्वाइन कर रखा था, मेरा भी एडमिशन करा दिया। दिन कॉलेज में कट जाता और रातें आँखों में। वह सोफे पे लेटते और मैं पलंग पर। कुणाल ने ड्रेसिंग टेबल के शीशे का एंगल कुछ यूँ व्यवस्थित किया कि मैं उन्हें नज़र आती रहती थी।
ये बताते हुए उसके चेहरे की लाली, उसकी आंखों की हया उन दोनों की बेपनाह मोहब्बत का पुख्ता सबूत दे रही थी। फिर कहा, कुणाल ने मेरा इंतज़ार किया। मुझे हंसता खेलता देखकर मोहित होते पर नाजुक कली समझ हमेशा ही सहेजना चाहते थे। उन्हें पता था कि वो मुझे किसी भी क्षण हासिल कर सकते थे, पर प्यार का वह एहसास हमेशा के लिए मर जाता जो धीरे धीरे परवान चढ़ रहा था। मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया तब एक दिन कुणाल मुझसे बोले, एक अनुरोध मानोगी? क्या? मेरी ओर कभी पीठ करके मत सोना। क्यों? बस यूं ही। जीजाजी की बात दोहराती हुई वह लाल हो गई थी। फिर कहा कि मुझे अपनी आंखों के सामने रखना उन्हें अच्छा लगता था। बहुत प्यार व धैर्य के साथ वह करीब आए। उसके बाद तो हमने तमाम उम्र गुजार ली थी इन 20 सालों में। इस बीच 2 बेटों की माँ बनी। अच्छे बुरे सभी उतार चढ़ावों को हमने साथ साथ देखा। एक दिन अपने हाथों में मेरा हाथ लेकर यही कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मैं बच्चों का और अपना ख्याल रख सकूंगी। पता नहीं क्या हुआ था उन्हें। चेहरे पर एक दाना था जो शेविंग के समय कट गया था। घर में ही जेठानी डॉक्टर थी। उन्होंने परीक्षण कर कहा कि सब कुछ ठीक है और हमने विश्वास भी कर लिया। वह घर वालों पर विश्वास करने वाले सरल हृदय व्यक्ति थे। छोटी जगहों में तो अब भी मेडिकल सुविधाओं का अभाव है। जरा भी अंदेशा होता तो समय पर बड़े अस्पताल लेकर जाती। जब तक मैं समझ पाई और उन्हें शहर के अस्पताल में भर्ती कराया, उनका घाव कैंसर बनकर फैल चुका था। वह दर्द सह रहे थे, मैं उन्हें तकलीफ़ उठाती बस देख रही थी। अस्पताल के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। यह उनके कैंसर की अंतिम अवस्था थी। फिर एक दिन अस्पताल में मुझसे पेपर पेन मांगा। उस वक्त वह बोलने में भी स्वयं को अक्षम पा रहे थे। तब लिखकर यह अनुरोध किया कि मेरे बच्चों की पढ़ाई पूरी करा देना। मैंने पढ़ा और आंखों ही में उन्हें निश्चिंत किया। उन्हें पता था कि उनका आदेश ही मेरे लिए ब्रह्म वाक्य है। शब्दहीन हो गई थी मैं। मेरे कुणाल, जिनसे मेरे जीवन की हर तार जुड़े थे, वह किसी भी क्षण मेरा साथ छोड़कर जाने वाले थे। मेरी ही आंखों के सामने उन्होंने आखिरी सांसें ली। अपने प्रियतम को खोना जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द होता है। यह मैंने उस रोज़ महसूस किया। उनके जाते ही घर वालों का व्यवहार बुरी तरह से बदल गया। मैं वहीं उसी घर में रहना चाहती थी। आखिर 20 वर्ष उसी छत के नीचे साथ जो काटे थे, पर मायके वाले स्नेह व फिक्र के कारण मुझे अपने संग ले आए। पहले 6 महीने क्या हुआ इसका तो मुझे कुछ भी याद नहीं। होश ही नहीं था। कब सोती जागती क्या करती कुछ भी याद नहीं। शायद जीने की इच्छा ही समाप्त हो गई थी। फिर एक दिन मेरे छोटे बेटे ने कहा, माँ तुम भी क्यों न मर गई पापा के साथ। ऐसा आपके बेटे ने कहा? हाँ, और वही बात सीधे कलेजे में लगी। उसने ठीक ही तो कहा था। तब मैंने सोचा, मर ही तो गई हूँ, मैं तो जीते जी मर गई हूँ। ना खुद का होश ना बच्चों की खबर। ऐसे कैसे चलेगा? पति से किया गया वादा भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैंने अपने बच्चों का ख्याल रखने का वादा किया था उनसे। मुझे स्वयं को संभालना ही होगा। एक झटके से उठी और कुणाल की पुरानी चिट्ठियाँ निकालकर पढ़ने लगी, जो मायके की अलमारी में मेरी धरोहर के साथ सुरक्षित थी। उनके शब्दों में जान जीवित थी। उसी संजीवनी की ताकत पर ससुराल आने का फैसला लिया। उन खतों में स्नेह के साथ रचा बसा वादा था कि मैं दोनों बेटों को बड़ा आदमी बनाऊंगी। अब पति के सपनों को उड़ान देने का समय आ गया था। मार्ग में रोड़े ही रोड़े थे, पर मुझ में भी जिद थी।
जाने किस ताकत पर अपनी लड़ाई लड़ती चली गई। शायद उद्देश्य का होना बहुत ज़रूरी है जीने के लिए। अब मेरा उद्देश्य मेरे सामने था, मेरे पति का सपना और मेरे बच्चे। मुझे याद है कि माँ से विदा लेते समय मैंने कहा कि सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दो माँ। वह मुझ में हैं, कहीं नहीं गए हैं। मैं उनकी अर्धांगिनी, उनसे पूर्ण होकर तुमसे आशीर्वाद मांगती हूँ। फिर मैंने अपने जो भी जमा पूंजी थी उसे लगाकर अपने बच्चों को हॉस्टल भेजा और खुद यहाँ आ गई। मेरे ससुराल वाले मेरी वापसी के विरुद्ध थे। सास नहीं थी, उन्हें तो एक बार दिवंगत पुत्र के परिवार का मोह भी हो सकता था, पर यहाँ दो बोल मीठे बोलने वाला एक भी व्यक्ति नहीं था। जेठ जी सबसे बड़े थे। करोड़ों की अथाह संपत्ति को अपनी मन मर्जी से चलाने वाले को अन्य उत्तराधिकारी कहाँ सुहाते हैं। उन्हें देखा तो उनकी कई बातें याद आ गई जो मुझे अपने पैरों पर खड़ा करने में प्रेरक साबित हुई। पति की चिता जब जल रही थी तब जेठ जी के शब्द कि देखता हूँ अब ये बच्चे कैसे पलते बढ़ते हैं, उनकी वह ललकार मैं कभी नहीं भूल पाई। अगर वह शब्द कानों में न गूंजते तो शायद मैं मजबूत न हो पाती। यहाँ मैं अकेली नहीं थी। मेरे कुणाल की किताब और कमरे की दीवारें, मैंने खुद को यहीं कैद कर लिया था। खाली वक्त न कटने लगा तो कॉलेज ज्वाइन कर लिया। मुझे उन्हें वहीं ढूंढना था जहाँ उन्हें जाते देखती थी। उनका ही विषय, वही किताबें, खुद को उनकी किताबों में डुबोकर एक शांति महसूस करने लगी थी। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अच्छे नंबरों से पास हो गई। उनके ही कॉलेज में उनकी जगह नियुक्ति प्राप्त की। साथ ही साथ पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करा लिया। अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता की हर कोशिश की। मैं स्वावलंबी हो चुकी थी। मैंने उनके सपनों को साकार करने में अपने जीवन को लगाया। हर कोने में बसी यादें, उनसे किए गए वादे, सब मेरे जीने का आधार हैं। पूरा कमरा ज्यों का त्यों सहेजा है, यहाँ कुछ फेरबदल नहीं करती। और पता है, सच में मुझे लगता है कि वो कहीं नहीं गए हैं। यह ऐसा बताते हुए जो अलौकिक मुस्कान उसके चेहरे पर थी, वो देख मैं आश्वस्त हो गई थी कि उसने अपनी जंग जीत ली है। वह कोई अबला नारी नहीं, बल्कि शक्ति का पुंज है जिससे बात करके कोई भी प्रेरित हो सकता है। बहुत खूब। संध्या, प्रेम में मरना आसान है, पर मोहब्बत को जीना कोई तुझसे सीखे। याद रखना कि प्रेमिका या पत्नी जो नहीं कर सकती वह माँ कर सकती है। एक माँ अगर अपने बच्चों का सृजन कर सकती है तो स्वयं का क्यों नहीं। उससे मिलकर ऐसा लगा जैसे वह स्वयं ही सृजन करता है, जिसने कम उम्र में ही जीवन के सब रस देख लिए और सब कुछ जी लिया। जिस तरह मौत के नज़दीक आकर उसने न केवल जीवन पाया, बल्कि लोहे स्तंभ के समान अपने शत्रुओं के बीच ससम्मान खड़ी रही। बिना किसी बाहरी सहायता खुद को ही नहीं, बल्कि दोनों पुत्रों को भी उनके पैरों पर खड़ा करके अपने पति से किया वादा पूरा किया। उसकी सृजनात्मकता को देखकर मैं नतमस्तक हो गई। आपको ये कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।